हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। देखिए, इन दिनों में जो सेशंस अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, जिनमें मैं कहानी पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग हमारा कंटिन्यू चलता ही रहता है, साथ में आज ये सेशन है ट्रांसलेशन का। इन सभी का उद्देश्य एक ही है कि आपकी जो इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए, आपको समझ में आए कि कोई चीज़ बनती कैसे है, वाक्य बनता कैसे है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेज आपको बनाने आएंगे, तो आप एंड तक सेशन को देखिएगा और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप सीधा टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके सर्च करोगे आशीष क्लासेस, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस दे रखा है, किसके कहने पर आपने यह सब किया। देखो, दो तीन चीज़ें जो मैं बताता रहा हूँ उनको ढंग से देखना और उन चीज़ों को यूज़ करके देखना। यहाँ एक तो चीज़ है कि किया, आ की मात्रा आ रही है। जिन वर्ड्स के एंड में आ का या ई या ए इनकी मात्रा आती है, वहाँ पे याद रखिए कि हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या ज़रूरत पड़ने पर डिड का। अब ज़रूरत कब पड़ती है डिड की? जब आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो या प्रश्नवाचक बनाना हो, तब तो हम लगाते हैं डिड। जब सेंटेंस क्या बनाना हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तब तो लगाते हैं डिड। और जब सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब लास्ट में क्या आए, आ, ई या ए। एक तो ये ध्यान रखो। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, प्रश्नवाचक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। एक और बात ध्यान रखिए, अगर नहीं पता हो तो डिड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो इतनी सामग्री आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कैसे इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नई है, किसके कहने पर। ये जब बोलना हो ना आपको किसके कहने पर, तो उसके लिए बोला करो एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट, ये तो हो गया किसके कहने पर। आपने यह सब किया, तो देखिए ये आप यूँ मान लो कि WH वर्ड आ गया किसके कहने पर। अब आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया, आ की मात्रा है, डिड आएगा। आपने यू आएगा। किया, एट हुज बिहेव्स डिड यू डू। यह सब को बोलेंगे ऑल दिस। ठीक है, ये अलग गया क्वेश्चन मार्क। ऑल जो है ना वो सिंगुलर के लिए भी आ सकता है अगर वो अनकाउंटेबल हो तो, और प्लूरल के लिए भी आ सकता है अगर वो काउंटेबल हो तो एट हुज बिहेव्स डिड यू डू ऑल दिस। अब ये स्ट्रक्चर क्लियर कब होगी, जब ऐसे ही 5-7 वाक्य और बनाओगे आप। किसके कहने पर तुम यहां आए, क्या बनेगा, एट हुज बिहेस्ट डिड यू कम हियर। किसके कहने पर तुम वहां गए, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। किसके कहने पर तुमने यहां एडमिशन लिया, एट हुज बिहेस्ट डिड यू टेक एडमिशन हियर। ठीक है, किसके कहने पर तुमने अंग्रेजी सीखी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू लर्न इंग्लिश। किसके कहने पर तुमने अपना मकान बेचा, एट हुज बिहेस्ट डिड यू सेल योर हाउस। तो ऐसे करके 15-20 वाक्य जब बनाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर एकदम से इनग्रेन्ड हो जाएगा, दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाएगा। फिर तो आप बिना सोचे ही इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये तो था पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। दूसरे पे आओ, यदि वह ऐसा करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। दो चीजें हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले तो यदि दे रखा है आपको, है ना, एक कंडीशन बता रहा है, यदि ऐसा करेगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। ऐसे सेंटेंसेज जहां एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। तो यदि वह ऐसा करेगा, देखो होने को तो यहाँ पे गा गे गी दे रखा हो, जहां पे वहां फ्यूचर लगता है। जहां पे किसी क्रिया के अंत में गा गे या गी दे रखा होता है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इफ क्लोज दे रखा है, जिस उपवाक्य में यदि दे रखा है, यदि को इफ ही तो बोलते हैं, इफ क्लोज में हम विल या शैल लगाते नहीं हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस ओपन कंडीशन का है। फर्स्ट कंडीशन होती है ना, यदि आप मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे एग्जाम में पास हो जाओगे, यदि आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश सीख जाओगे। तो ये सेंटेंस किस में आते हैं, फर्स्ट कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में होता क्या है, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आए तो दूसरे साइड क्या लगाएंगे, विल लगा देते हैं, या फिर शैल लगा देते हैं, या फिर कैन लगा देते हैं, या फिर मे लगा देते हैं, है ना।
और फिर चूंकि मॉडल्स हैं तो बेस फॉर्म लगा देते हैं, जिस मॉडल की आवश्यकता मॉडल लगाएंगे। लेकिन इफ क्लोज में हम देखिए V1 लगाएंगे, V1 प्लस एस और एस लगाएंगे। हालांकि हिंदी ट्रांसलेशन के समय आपको लगेगा कि लास्ट में गा गेगी आ रहा है, लेकिन आपको अंग्रेजी में विल या शैल का यूज नहीं करना होता। तो इसको क्या बना दोगे? इसको बनाओगे यदि वह ऐसा करेगा, यदि के लिए इफ, वह ही, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। करने को क्या बोलते हैं? डू। ही है तो डज लगेगा, क्योंकि ही के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है। इफ इट डज, ऐसा को बोलेंगे सो। तो के लिए कॉमा लगा सकते हो या देन लगा सकते हो। इफ इट डज सो, करना पड़ेगा, पड़ेगा भविष्य में, अगर कोई मजबूरी के तहत कोई काम करना पड़ेगा, अगर आप फोर्स डोज को करने के लिए तो आप करोगे विल हैव टू या शैल हैव टू। आपको पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। उसे यहाँ आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। उसे वहाँ जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो देयर। उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, दे विल हैव टू अपोलोजाइज, है ना। ऐसे करके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो बनेगा करना पड़ेगा, ये मीनिंग निकलेगा। तो उसे पछताना पड़ेगा, उसे के लिए ही, करना पड़ेगा, विल हैव टू सीखा हमने, ही के साथ विल लगाते हैं। जनरली आई और वी में क्या लगाते हैं? शैल। ही और शी, इनमें सब क्या लगाते हैं? विल। तो ही विल हैव टू। पछताने को बोलते हैं रिपेंट। क्या बोलते हैं? रिपेंट। तो इफ इट डज सो, ही विल हैव टू रिपेंट। यदि वो ऐसा करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। ये आपका इसका ट्रांसलेशन होगा दूसरे सेंटेंस का, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड सेंटेंस में आते हैं। थर्ड सेंटेंस है वह नहीं आ पाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, या ऐसे मान लो बारिश हो रही है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। बात तो एक ही है। तो ये जो सेंटेंस है बारिश हो रही है, ये तो बना लोगे आप। रहा है, रहे है, रही है, ये कुछ पहचान के जो शब्द हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। जब किसी सेंटेंस के अंत में रहा है आता है, रही है आता है, रहे हैं आता है, तो टेंस कौन सा लग जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक तो ये ध्यान रखो, कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा, इधर देखो, नहीं आ पाएगा, गागेगी आ रहा है। गागेगी के लिए क्या बताया था अभी? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल या शैल। देखो, अगर ऐसा बोलते कि नहीं कर सकता, तब तो लगाते हैं कैन नॉट। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, तो आई शैल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। विल भी लगा सकते हो खैर, लेकिन जनरली हमें फॉलो करना है शैल, आई और वी के साथ। आई शैल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह नहीं आ सकता, ही कैन नॉट कम। वह नहीं आ पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू कम। वह नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो। वह नहीं जा पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू गो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे करके कोई काम नहीं कर पाएगा, उसमें एबल का प्रयोग करना है। तो वह नहीं आ पाएगा, ही विल नॉट बी एबल। आने के लिए क्या करोगे? कम। ही विल नॉट बी एबल टू कम। क्योंकि के लिए क्या लगा दोगे? बिकॉज। बारिश हो रही है, बारिश के लिए सब्जेक्ट लेते हैं इट, और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ लगता है तो इज लगा दिया, और बारिश को बोलते हैं रेन, आईएनजी लगा दोगे तो बन जाएगा रेनिंग। ही विल नॉट बी एबल टू कम, वह नहीं आ पाएगा क्योंकि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं सिखा दूं आपको। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, है ना। आगे दे रखा है आप यह प्रश्न हल नहीं कर सकते, ये तो बना ही पाओगे, ये तो बड़ा आसान है। अभी मैंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, वह ऐसा कर सकता है, तो कैन लगाते हैं। नहीं कर सकते हो तो कैन नॉट लगा देते हैं, है ना। तो ये वाली चीज जो है ना, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसको लिखोगे हाउ एवर हार्ड यू में ट्राई। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, ये बना सकते हो। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, दोनों में से कोई सा बना दो। हाउएवर हार्ड यू में ट्राई बना सकते हो, और नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई बना सकते हो। आगे क्या है, आप यह प्रश्न हल नहीं कर सकते, दोनों ही वाक्य कैसे बनेंगे? यू नहीं कर सकते, कैन नॉट, यू कैंट। हल करने को सॉल्व, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउएवर हार्ड यू में ट्राई, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिफ्थ कह रहे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, रहे हैं, रही हैं। ये जो हिंट है ये क्या बताता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक बात, रहा है, रही है, रहे हैं में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। दूसरी बात,
दूसरी बात, ये जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं यहाँ पे। जब सब्जेक्ट नहीं दे रखा, जब काम करने वाला डूअर नहीं दे रखा, तो वाक्य होता है पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य और है। तो दो तीन चीजें हमारे पास मिल गई। एक तो रहा है, रहे हैं, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, ये पैसिव है क्योंकि इसमें काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है तो विद्यार्थियों पर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो पहले आ जाएगा विद्यार्थी, विद्यार्थियों को बोलेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के पहले दे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ये सेंटेंस बोल रहा है विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, उसको तो एटलीस्ट पता ही है कि कौन से विद्यार्थी हैं, और जिसको ये बात बता रहा है उसे पता लग जाएगा कि ये कौन से विद्यार्थी की दो व्यक्तियों के बीच बातचीत चल रही हो, उसमें किसी बोलने वाले ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसको भी समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी है। तो जब दोनों की चीजें नॉलेज में हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं द। तो द स्टूडेंट्स। आर इज एम आर लगता है, पैसिव वॉइस में भी आर लगाएंगे, स्टूडेंट्स बहुवचन है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। जिन क्रियाओं में आईएनजी लगता है उसका पैसिव बीइंग से बनाते हैं। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग। पढ़ाने को क्या बोलेंगे? टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। भाई टीच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म करते हैं टॉट, और थर्ड फॉर्म क्या करते हैं? टॉट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलेंगे। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखो, ये कोई इसमें क्रिया है ही नहीं, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है। जैसे कोई काम हो रहा हो ना, वो नहीं है। जैसे पहले वाले में कहोगे आप तो पढ़ाने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया है। इससे पहले वाले में जाओगे तो प्रश्न हल करने का काम हो रहा है, क्रिया है। यहाँ कोई क्रिया है नहीं। अब जो क्रिया नहीं है, और यहाँ देखो सब्जेक्ट तो खैर समस्या है, समस्या की क्रिया वैसे लगा दोगे, लिंकिंग वर्ब लगाओगे तो समस्याएं प्लूरल है तो प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स के लिए लगा दोगे आर, है ना। लेकिन सीधा कर दोगे क्या कि वेरी प्रॉब्लम्स, देयर मैनी प्रॉब्लम्स आर, ऐसा तो कर नहीं सकते। मैनी प्रॉब्लम्स आर, इससे तो क्या अर्थ निकलेगा? मैनी प्रॉब्लम्स आर इन लाइफ, ऐसा तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये तो क्या है, ये डिटर्मिनर है, ये नाउन है, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है नहीं इसका। ठीक है, जो सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक डमी सब्जेक्ट लेते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम बनाते हैं देयर से, तो देयर लगा दो। देयर वाले वाक्यों में इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन मतलब जो भी क्रिया है वो कर्ता को देखकर पहले ही आ जाएगी। समस्याएं हैं, प्लूरल है, आर आएगा तो देयर आर। बहुत सारी समस्याएं, अ लॉट ऑफ कर दो, मैनी कर दो, जैसा भी हो। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। और जीवन में, अब जीवन किसका है वो पता नहीं, सभी का जीवन है, जेनरिक है। और जब जीवन जेनरिक हो, जब हम किसी को नहीं पता हो कि कौन से नाउन कौन सी है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं हैं, तो सीधा इन लाइफ आ जाएगा। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ो। उसने आपकी बात का बुरा नहीं माना। देखो यहां दे रखा है आपको माना, आ की मात्रा। बताया था जब आ, ई या ए की मात्रा आएगी तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये V2 हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसने ही नहीं माना, नेगेटिव है तो डिड लगेगा, तो ही डिड नॉट, है ना, ही डिड नॉट। और यहाँ पे नहीं माना बुरा, तो ही डिड नॉट माइंड कर दो, बुरा मानने को माइंड कर सकते हो। ही डिड नॉट माइंड तुम्हारे बातों के लिए योर वर्ड्स कर दो, तो ही डिड नॉट माइंड योर वर्ड्स, ये हो जाएगा। ही डिड नॉट माइंड योर वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब शब्द होते हैं, लेकिन योर वर्ड्स का मतलब तुम्हारी बातों का। तो ही डिड नॉट माइंड योर वर्ड्स। क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? देखो कर सकता है, सकने के लिए क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। तो कैन जब प्रश्न पूछ रहा है शुरू में, क्या देखो जब किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में होता है ना, तो क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? तुम कहो कि हाँ वो सच में ऐसा कर सकता है, तुम कहोगे ना वो सच में ऐसा नहीं कर सकता। तो जहां दो पॉसिबिलिटी बनती है यस या नो की, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये सकता है कैन से बनेगा, तो कैन को ही बाहर निकालेंगे, तो कैन आ जाएगा बाहर। कैन वह के लिए ही, कर सकता है कैन ही डू, कैन ही डू, लेकिन सच में तो रियली, ये एडवर्ब हो जाएगा। कैन ही रियली डू सो, ऐसा के लिए सो, कैन ही रियली डू सो, क्या वह सच में ऐसा कर सकता है। फिर है कर भला हो भला, एक कहावत है। ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये कहूं यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, यह एक बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड, यह एक कहावत है, दिस इज अ प्रोवर्ब। कहावत को क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। अब कर भला हो भला ये एक कहावत है, तो इस कहावत को बोलते हैं डू गुड हैव गुड। डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला।
ठीक है, ये तो हो गई तुम्हारी कहावत। है इज एक प्रोवर्ब, इज अ प्रोवर्ब, ठीक है। जैसे दिस इज अ प्रोवर्ब, वैसे ये दिस की जगह ये आ गई कहावत, इज अ प्रोवर्ब, ठीक है। और एक प्रश्न है, वह यहाँ कैसे आता है। देखो ता है, ते है, ती है, जहां आता है किसी क्रिया के एंड में, वो होता है साहब प्रेजेंट सिंपल। जब किसी क्रिया के एंड में ता है, ते है, ती है आता है, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में ता है, ते है, ती है आता है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो देखो प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है। तो जब इसको आप लेके जाते हो किस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो क्या आता है, डू या डज आता है। समझ रहे हो बात। तो डू या डज लगता है नेगेटिव वाक्यों में या इंटेरोगेटिव में, वह के लिए डज लगेगा, है ना। कैसे के लिए हाउ लगेगा, हाउ। फिर लगाओ WH वर्ड के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो लगाओ डज। वह के लिए ही, आने के लिए कम, यहाँ के लिए हियर। हाउ डज ही कम हियर। समझ में आ रही बात। बस ये बात जरूर ध्यान रखना कि WH वर्ड के बाद में, WH वर्ड के बाद में क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये बात पता होनी चाहिए। हाउ डज ही कम हियर। बात समझ में आ गई। तो ये था इस सेशन में, ये 10 वाक्य हमने सीखे हैं। ऐसे ही इन्हीं के तर्ज पर, इन्हीं के आधार पर कुछ और वाक्य आप बना के देखो, और जो वाक्य आप बनाते हो वो कमेंट कर लीजिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कमेंट पढ़कर आपको आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस आप बनाकर देखो, हिंदी सेंटेंस भी हो, अंग्रेजी भी हो, तो क्या कि पता लगे कि तुमने बनाया क्या है। तो ये आप करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।